जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम सब कक्षा छठी की कलश हिंदी व्याकरण का पाठ 4। क्या नाम है पाठ का? वाक्य विचार। है ना। हम क्या पढ़ेंगे आज? वाक्य विचार। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? वर्ण विचार पढ़ा था, है ना। फिर क्या पढ़ा था? शब्द विचार। और अब हमारा तीसरा नंबर किसका आता है? वाक्य विचार का। तो वर्ण की परिभाषा हम एक बार जान लेते हैं। वर्ण की परिभाषा हमने क्या सीखी थी? वह छोटी से छोटी इकाई या वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, है ना। और शब्द की परिभाषा क्या सीखी थी हमने? शब्द की परिभाषा थी वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, है ना। और वाक्य की परिभाषा भी हमने देख ली थी। वाक्य की परिभाषा क्या थी? वाक्य की परिभाषा थी शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब वाक्य विचार क्या है इसके बारे में इस पाठ में जानेंगे। सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता को इनका पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता है ना। सभी शब्दों का क्या होता है? अपना अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको क्रम से यदि हम नहीं बोलेंगे तो किसी को इसका अर्थ समझ में आएगा? जैसे मुझे बोलना है मैं खाना खा रहा हूँ, यदि मैं उसको क्रम से नहीं जमाऊंगा, मैं खाना में रहा खा हूं, तो उसमें आपको अर्थ समझ में आएगा? नहीं। इसको जब हम क्रम से जमाएंगे तो ही इसका अर्थ समझ में आएगा। इसीलिए इसलिए शब्दों को सही क्रम में लिखना अति आवश्यक है ना। तो शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। यह परिभाषा हो गई वाक्य की। या फिर हमने जो परिभाषा सीखी है वह भी लिख सकते हैं कि शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक। यहाँ उदाहरण दिया है, देखिए। माँ चाय पी रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है? आया है। क्यों आया है? माँ तो एक वचन है, पिता भी एक वचन है ना। तो फिर भी यहाँ है क्यों आए? क्यों? क्योंकि जो सम्मानजनक शब्द होते हैं वहां पर भी हम है का प्रयोग करते हैं सम्मान के लिए, है ना। हम ऐसा नहीं लिखेंगे माँ चाय पी रही है, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। माँ चाय पी रही है ना। हमने पढ़ा है कि एक वचन के लिए है होता है, लेकिन भले ही माँ एक वचन है ना। एक वचन के लिए क्या होता है माँ। माँ क्या है? माँ शब्द जो है वो सम्मानजनक शब्द है, इसके लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? है का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब मैंने खाना खाया, हम कल जाएंगे। ये क्या उदाहरण थे? किसके? वाक्य विचार के। ठीक है। आगे आता है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से अंग? दो। एक उद्देश्य और दूसरा कौन सा? विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, है ना। वाक्य में किसी के विषय में कुछ बताया जाए उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। जैसे राम बाजार जा रहा है। किसके विषय में बात हो रही है? राम के विषय में, है ना। राम के बारे में कहा जा रहा है, तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या होता है? उद्देश्य। तो राम क्या हुआ? उद्देश्य। अब विधेय की परिभाषा क्या है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब यह उद्देश्य है। कौन है उद्देश्य? राम। अब राम के बारे में जो भी बताया जा रहा है, राम क्या कर रहा है? राम बाजार जा रहा है, ये राम उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में ये बताया है कि वह क्या कर रहा है? बाजार जा रहा है। तो यह क्या हुआ? यह विधेय हुआ। समझ में आया? दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय देखिए यहाँ दिया है। पूरा वाक्य क्या है? राखी ने गाना गाया। अब इसमें से उद्देश्य और विधेय अलग किया तो राखी ने क्या हो गया? उद्देश्य। और गाना गाया क्या हो गया? विधेय। अब ऐसे ही राघव बहुत बोलता है, तो राघव क्या हो गया? उद्देश्य। और बहुत बोलता है, इसके बारे में बात हो रही है, राघव के बारे में। तो राघव उद्देश्य हुआ और बहुत बोलता है वह क्या हुआ? विधेय। ठीक। अब वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य के दो भेद, दो आधार पर किए जाते हैं ना। भेद कितने आधार पर? दो आधार पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होंगे? एक तो विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य,
आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। यह कितने प्रकार हुए? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार। कितने प्रकार? 8। अब हम इन 8 के बारे में जानेंगे। विधानवाचक वाक्य हम किसे कहेंगे, है ना? सबसे पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य। तो हम किसे कहेंगे विधानवाचक वाक्य? जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु या अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बारे में, संज्ञा के विषय में ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, है ना? श्री कृष्ण ने कंस को मारा। इसमें क्या हो रहा है? व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिल रही है। अब निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का उल्लेख हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, है ना? क्या निषेध है? इसके नाम से पता चल रहा है, यानी यहाँ पर काम का न होना पाया जाता है। तो जिन वाक्यों में क्रिया कौन? तो खाना, पीना, सोना, नाचना, गाना, यह क्या है? क्रिया है। तो जिस वाक्य में क्रिया का न होना बताया गया हो वहां कौन सा वाक्य होगा? वह निषेधवाचक वाक्य होगा। जैसे आज मैंने खाना नहीं खाया, नहीं आया है, इसलिए यह कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक। पिताजी आज कार्यालय नहीं गए, है ना? तो यह कौन सा वाक्य हुआ? निषेधवाचक वाक्य। तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगा, है ना? आज मैं नहाया नहीं हूँ, ऐसे करके यह क्या हुए? हमारे निषेधवाचक वाक्य। अगला दिया है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आज छुट्टी क्यों है? यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना? आप कहाँ जा रहे हैं? आज छुट्टी क्यों है? आपने यह शर्ट क्यों पहनी, है ना? आप सुबह जल्दी क्यों नहीं उठे? आप आज खाने में आपने आज खाना क्यों नहीं खाया? या आपने आज सुबह चाय क्यों नहीं पी? प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना? मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? पापा आप कहाँ जा रहे हैं? ऐसे जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वह वाक्य कैसा होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। होता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कौन सा? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या हो? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना किसके ऊपर निर्भर हो? दूसरी क्रिया पर, है ना? जैसे मैं बाजार जाता तो फल ले आता। पहली क्रिया कौन सी है? एक क्रिया का पूर्ण होना कब? जब दूसरी क्रिया हो। तो मैं बाजार जाता तो फल ले आता, तुम आओगे तो साथ साथ सैर करेंगे, मम्मी खाना बनाएंगी तो हम सब मिलकर खाएंगे, ऐसे। और पापा पटाखे लाएंगे तो सब भाई मिलकर हम फोड़ेंगे। तो यह क्या है? एक क्रिया का दूसरे पर आश्रित होना। यदि लाएंगे तो हम फोड़ेंगे, है ना? मम्मी खाना बनाएंगी तो हम सब मिलकर क्या करेंगे? खाएंगे। यानी एक क्रिया तभी पूर्ण होगी, मतलब एक क्रिया दूसरे पर क्या है? आश्रित है। दूसरी पूर्ण होने पर ही पहली क्रिया होगी। अब आता है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद वह भी हमारे साथ जाएगा, इस समय तक खेल समाप्त हो गया होगा। यहाँ संदेह है ना? ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से काम हो गया, संदेह का बोध हो। किसी भी कार्य के होने के बारे में संदेह का बोध हो तो वहां कौन सा वाक्य होता है? संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद कल वर्षा होगी, है ना? और क्या बोल सकते हैं संदेह के अकॉर्डिंग? शायद आज मेरा भाई इंदौर से आ जाएगा, हम बोलते हैं ना ऐसे। आज शायद मैम पार्ट 2 पढ़ाएंगे, ऐसे। तो यह क्या है? संदेहवाचक। अभी मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसके बारे में संदेह का बोध हो रहा है। ठीक है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? जिन वाक्यों में इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य कैसे होते हैं? जिन वाक्यों में किसका? इच्छा का, आशा का या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, सदा सुखी रहो, है ना? भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। तो ये सब क्या है? आशा है, आशाएं हैं, आशीर्वाद है।
तो जहां पर आशा, इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। अब आता है आज्ञावाचक वाक्य। अब इसके नाम से ही क्या प्रकट हो रहा है? आज्ञावाचक, यानी जिस वाक्य में क्या दी जा रही हो, आज्ञा दी जा रही हो, तो वह आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा का, आदेश का, प्रार्थना आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे बच्चों शोर मत करो, कृपया मुझे अवकाश प्रदान करें, है ना। और क्या बोल सकते हैं हम? बच्चों सभी कक्षा के अंदर आ जाओ। मम्मी भी बोलते हैं ना, बेटा खाना खा लो। मतलब एक तरीके से आपको आज्ञा दी जा रही है कि ऐसा मत करो, हाथ धो, है ना, मस्ती मत करो, अपने नाखूनों को मुंह से मत काटो। ये सब क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक, हमने कितने प्रकार पढ़े? 7। 8वां क्या है? विस्मय आदि बोधक वाक्य। ठीक, जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है। किससे, कैसे कैसे? हर्ष का, है ना, शोक का और विस्मय का। या हर्ष यानी बहुत खुशी का हो, शोक यानी बहुत दुख हो, जब वाक्य से हमें पता चले, और विस्मय, उफ कितना शोर है। अब अरे तुम अभी तक गए नहीं, ये विस्मय हो रहा है यहाँ पर, है ना। अरे अभी तो तुम गए ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है? कौन सा वाक्य है यह? विस्मयादिबोधक वाक्य। उफ कितना शोर है, मतलब एक शोक भरा वो है। अरे वाह तुम जीत गए, यहाँ पर हर्ष हो रहा है। तो ये सब क्या है? कैसे वाक्य है? विस्मयादिबोधक वाक्य है। अभी हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखे, अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य किसे कहेंगे हम? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है? उद्देश्य भी एक ही और विधेय भी एक ही होता है। उद्देश्य यानी जैसे राम खाना खा रहा है, तो आप इसमें उद्देश्य छाटेंगे, उद्देश्य क्या होगा? राम। क्यों? क्योंकि राम के विषय में बात की जा रही है, तो उद्देश्य क्या हुआ? राम। अब एक वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है ना, और एक क्या होता है? विधेय। तो जब एक ही उद्देश्य और एक विधेय हो तो वह कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य होता है ना। मैं घर जा रही हूँ, क्या दिया है? मैं घर जा रही हूँ। अब इसमें एक ही उद्देश्य है, मैं घर जा रही हूँ, ये क्या है? विधेय है। पक्षी चहचहाते हैं, तो पक्षी उद्देश्य है और चहचहाते हैं विधेय है। तो एक ही वाक्य, इस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, तो यह कौन सा वाक्य हुआ? सरल। अब आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य में दो या अधिक वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। है ना, जिस वाक्य में क्या होगा? दो या दो से अधिक वाक्य किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कैसे? जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब समुच्चय बोधक है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। तो मैंने पुस्तक खरीदी और घर आ गई। देखिए अब कितने वाक्य हैं यहाँ पर? 2। मैंने पुस्तक खरीदी और मैं घर आ गई, तो इनको किससे जोड़ दिया? और से। अब रहीम गरीब है परंतु उसका भाई अमीर है, यहाँ पर भी 2 वाक्य है। रहीम गरीब है एक तो हुआ, और रहीम का भाई अमीर है, तो इन दोनों वाक्यों को हमने किससे जोड़ा? परंतु समुच्चय बोधक से। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समुच्चय बोधकों से जुड़े हुए वाक्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आता है मिश्रित वाक्य, है ना। मिश्रित वाक्य में क्या है? जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो। क्या हो? एक तो हो मुख्य उपवाक्य और दूसरा कैसा हो? उसके ऊपर आश्रित, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित वाक्य कहेंगे। तो मैं जानता हूं कि आप व्यापारी हैं, मेरे पास ऐसा बैग है जिसमें एक गुप्त जेब है। यहाँ पर वाक्य क्या हो रहा है? एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक, तो कितने अर्थ के आधार पर कितने हैं? हमने वाक्य के भेद पढ़े 8, और रचना के आधार पर कितने भेद पढ़े हमने? 3। कौन कौन सा? एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य। अब हम पाठ का सार देखेंगे। शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता हो, किसका? वाक्य का, है ना, वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले वह क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और
विधेय। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। कौन कौन से दो आधार? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अभी हमने देखे थे ऊपर। अब जिन वाक्यों से हर्ष, विस्मय, शोक आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मय आदि बोधक वाक्य। ठीक। और रचना के आधार पर कितने होते हैं वाक्य के भेद? 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो आप यह वीडियो देखकर क्या करेंगे? इस पाठ को पूरा 2 बार पढ़ेंगे और फिर इसको अच्छे से समझेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर है वह हम अगले वीडियो में हल करेंगे।